my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our biological last chapter, which is chapter number 7, how do organisms reproduce. So इस chapter में हम reproduction पढ़ने वाले. Reproduction क्या होता है? Basically अपने जैसे और creatures create करना. That is the process of रिप्रोडक्शन. जब हमने लाइफ प्रोसेस किया था उसमें पता है ये हमारा एक लाइफ का प्रोसेस है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग सिमिलर टू देमसेल्व्स. सो ये एक एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि वो अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब इस रिप्रोडक्शन में होता क्या क्या है वो सब हम स्टडी करने वाले. प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेलुलर कैसे करते हैं, मल्टी सेलुलर कैसे करते हैं, ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. सो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? जैसे इफ आई एम अ मदर, मेरा आगे जो बेबी होगा क्या वो मेरी एग्जैक्ट कॉपी होगा? देखो अगर हम स्पीशीज की बात में करें, हाँ कि भैया वो भी एक क्या या मेल होगा या फीमेल होगा, एक ह्यूमन बीइंग होगा. प्लांट्स की बात करें वो अपने जैसे और प्लांट्स प्रोड्यूस करें, लेकिन एकदम आइडेंटिकल हो ये जरूरी नहीं है. खासकर जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. मतलब जेनेटिकली तो सेम है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते. सबके फेसेस अलग है, सबके फीचर्स अगर अलग है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज है. ठीक है, सो द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसको समझते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो भाई हमारे जो सेल के न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, हमने डीएनए वगैरह पढ़ रखा है, उसमें हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, वो हम क्या करते हैं अपनी आगे जनरेशन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, पास ऑन करते हैं. ठीक है, नाउ द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन. अब ये डीएनए बताता है कि ऐसे ऐसे प्रोटीन बनाने, उसमें उसके पास हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. ये बहुत सारा डिटेल में ना हमने जब पढ़ा था, जब हमने हेरिडिटी चैप्टर किया था, है ना, वो चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके, तो बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो. नाउ कॉपिंग द डीएनए इज द बेसिक इवेंट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन. तो जब भी हम अपने जैसे और चीजें, अपने जैसे और लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो सबसे बेसिक चीज क्या है, उसमें डीएनए की कॉपी होती है, क्योंकि उस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या जीन्स है, सारा हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस डीएनए में है. तो उसका कॉपी होना बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का. Now, once the copying of DNA is done successfully, there is formation of daughter cell. Each cell has its own nucleus and DNA. So जब ये DNA की कॉपी हो जाती है, so further हमें डॉटर सेल मिलते हैं और फिर ये डॉटर सेल आगे इंडिविजुअल लिविंग बींग्स बनते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा, क्योंकि हमने क्यों पढ़ा ये, कि ये बताने के लिए कि भैया रिप्रोडक्शन में एक्चुअली इंटरनली देखा जाए तो डीएनए की कॉपी होती है, लेकिन जब भी कोई चीज कॉपी करती है तो थोड़ा सा उसमें एरर आता ही आता है. तो वो एरर यहाँ पे हो जाता है वेरिएशन. क्या आपको आगे जनरेशन में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. नाउ देयर कैन बी वेरिएशंस इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपी. सो यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और हम ये भी पढ़ के आए हुए हैं कि ये वेरिएशंस अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर ये वेरिएशंस नहीं आएंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है ये तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा, यहाँ स्पीशीज चेंज ना हो तो क्या होगा, एक टाइम पे हो सकता है जो हमारा एनवायरनमेंट इतना एडवर्स हो जाए कि वो स्पीशीज सर्वाइव ही ना कर पाए. लेकिन जब यहाँ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इधर स्पीशीज में वेरिएशंस आ रहे हैं, तो दे आर मोर एबल टू अडेप्ट दी चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएशन का क्या यूज है. सो वेरिएशन हेल्प करता है सर्वाइवल में, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे अगर हम अभी की भी बात करें, आज से अगर आप 30-40 ईयर्स पहले कंपेयर करो तो इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी. जैसे अब यहाँ पे अभी जो सर्दी गर्मी वगैरह होती है, तो अगर ह्यूमन बींग्स में या बाकी स्पीशीज में वेरिएशंस ना आते, तो अगर वही वाले चल रहे होते तो शायद वो इस एनवायरनमेंट चेंजेस को एक्सेप्ट ना कर पाते और वो पूरी स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो सकती है. और ये तो ह्यूमन बींग्स का है, ऐसी कोई बैक्टीरिया है, मान लो वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहता है, अब भैया वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अगर स्पीशी में वेरिएशन नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, वो पूरी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो इसीलिए वेरिएशन जरूरी है. नाउ अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन वेरिएशन इन द डीएनए आर रिक्वायर्ड टू मेक द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, उनके सर्वाइवल के लिए. हेंस द ड्रास्टिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज
वेरिएशन एंड द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन लाइज इन द सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी ओवर अ टाइम पीरियड। सो भैया जब भी ये बात आए कि क्यों वेरिएशन जरूरी है, सिंपल उसको रिलेट कर देना, सर्वाइवल तभी हो पाएगा जब ये वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी देर से हम बोल रहे हैं कि भैया रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस होता है, ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन करने के भी दो अलग अलग मेजर जो है वो मोड्स है, जिसमें एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल में एक सिंगल पार्टनर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसमें दो इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी दो अलग अलग सेक्स के, एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, सो एसेक्सुअल अ सिंगल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, गेमीट्स नॉट फॉर्म्ड एंड प्रोजेंसी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यहाँ पे पहली चीज तो सिंगल इंडिविजुअल कर लेता है, गेमीट्स नहीं बनते। गेमीट्स हमारे सेक्सुअल में बनते हैं, जिसमें जो फीमेल है उसके अलग गेमीट्स होंगे, जो मेल है उसके अलग गेमीट्स होंगे, एंड आगे जाके उनका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एसेक्सुअल की बात करें, सिंगल इंडिविजुअल, गेमीट्स फॉर्म नहीं होते, एंड जो आगे की जनरेशन है वो जैसे अगर आप प्लांट्स देखोगे, प्लांट्स अपने जैसे प्लांट्स बनाते रहते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने मनी प्लांट रखा और एक और मनी प्लांट रखा है, 10 और रख लो तो सारे ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे 10 ह्यूमन बींग्स खड़े कर दो या 10 एनिमल्स खड़े कर दो तो आपको आइडेंटिकल सेम होंगे, लेकिन आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगे। मतलब ट्विंस वाला केस अलग है उसके अलावा। ठीक है, चलो अब सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व एंड यहाँ पे गेमीट्स भी फॉर्म होते हैं, एंड जो आगे की हमारी जनरेशन है, प्रेजेंसी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। जेनेटिकली वो सेम होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, तो आप एक एक करके डेप्थ पे पढ़ते हैं। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वील मूव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है हमारा, उसमें भी अलग अलग टाइप्स है। क्या क्या? पहला है हमारा फिजन, बाइनरी फिजन, छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है हमने, एक एक करके डेप्थ में जाएंगे। देन हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड लास्ट हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। सो ये इनमें से काफी नाम आपने सुन रखे होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे, तो ज्यादा इसमें वो नहीं करते, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फिजन, सो हमने छोटी क्लासेस में हमेशा बाइनरी फिजन पढ़ा है। यहाँ सिर्फ फिजन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये भी दो तरह से होता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। अब नाम से ही आप समझ जाओगे, बाइनरी की जब बात हो रही है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ डॉटर सेल, एग्जांपल अमीबा। अब अमीबा क्या करता है, जैसे एक सिंगल था ये, ठीक है, अब इसने क्या किया, अपने आप दो न्यूक्लियस बनाए और अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक सिंगल से क्या हुआ, यहाँ पे दो आ गए हमारे पास। ठीक है, सो इस तरीके से होता है। जब हम बीसी गए मल्टीपल, मल्टीपल का क्या मतलब है, यहाँ एक दो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक मल्टीपल में डिवाइड होगा। सो द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, अब क्या हो रहा है, यहाँ से अलग हो गए और ये जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं ये सब अलग अलग इंडिविजुअल बन जाएंगे। सो यहाँ पे हुआ मल्टीपल फिजन, यहाँ पे हुआ बाइनरी फिजन। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में आगे देखो, जब भी बच्चे डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको हम बोलते हैं साइटोकिनेसिस, एंड जब भी हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, वन वर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो काफी फेमस है, विच इज लीशमैनिया। सो लीशमैनिया आप समझ लो, अगर आपने कभी सुन रखा होगा ब्लैक फीवर या काला अजहर, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, has a weep-like structure at one end and binary fission occurs in a definite orientation। अब जैसे हमने अमीबा में देखा उसका स्ट्रक्चर कैसे तो कहीं से भी कट ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप को इसी ऐसे ही डिवाइड करेगा और दो पार्ट्स में अलग होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको कहीं बीच में से कट कर दिए तो वो दो अलग से बन जाएंगे, नहीं, इसका एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, उसी में ही ये अपने आप को सेपरेट करेगा। ठीक है, क्लियर। चलो ये था हमारा फिजन, जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, फिर हम अपने बुक जो पूरी लिख रखे है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये पूरा पार्ट है, इसने अपने आप को हाफ में डिवाइड कर लिया। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये इधर से ग्रो कर जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये भी यहाँ से ग्रो कर जाएगा और वो दो अलग अलग
हो गए, तो मतलब इसने अपने आप को ही डिवाइड करके ऐसे कर लिया। सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखा है, इसका मतलब नहीं हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये चीज कर सकता है, जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल भी लिया है स्पायरोगायरा का लिया है। सो स्पायरोगायरा हैज अ फिलामेंटस बॉडी, इफ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। सो अगर आप इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, हर पार्ट अपना एक अलग इंडिविजुअली ग्रो कर जाएगा। नाउ हाउएवर ऑल मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट शो सेल बाय सेल डिवीजन एज सेल फॉर्म टिश्यूज विच फॉर्म ऑर्गन। दीज ऑर्गन्स आर placed at definite position in the body, hence they need to use more complex method of reproduction। अब सोचो कि सारे ही ऐसे हो जाए, कहीं से भी कट कर दो और बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो मल्टी सेलुलर में जो जिनका सिंपल बॉडी सिंपल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन। और ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला रीजनरेशन और जो हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पढ़ के गए हैं, इसमें ऐसा लगेगा ये दोनों सेम चीजें ही हैं। सो अगर मैं रीजनरेशन की बात करूं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। जैसे आपने जो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आपने सुना होगा, जैसे छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ कट जाए तो क्या होता है, वो पूंछ अपने आप थोड़े टाइम बाद ग्रो कर जाए। जैसे हमारे नेल्स हैं, सो अगर नेल कट करते हैं तो हम क्या होता है, फिर थोड़े टाइम बाद नेल्स आ जाते हैं। ऐसे ही लिजर्ड के केस में मैंने टेल का बताया, नेल हमारा ऑर्गन नहीं है कि भैया ऑर्गन कोई गया और फिर से अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिजर्ड की बात करें तो भैया वो पूरी टेल दोबारा से वापस आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। लेकिन ये रिप्रोडक्शन में क्यों है, क्योंकि कुछ एनिमल्स, सम ऑर्गेनिज्म शो हाई जनरेटिव कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेनारिया। सो प्लेनारिया जो है वो ऐसा है, जैसे ये दिख रहा है आपको, अगर हमने इसको ऐसे 3 पार्ट्स में, जैसे ये मुंह अलग हुआ भाई, धीरे धीरे करके नीचे की पूरी बॉडी आ जाएगी, एक इंडिविजुअल बन जाएगा। बीच का पार्ट अलग हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर का नीचे का पार्ट आ जाएगा, पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। सिर्फ जहाँ पे ये इतना सा टेल पार्ट किया था, वो भी ऊपर का पूरा बना के एक पूरा पार्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे इसकी क्योंकि रीजनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा। जैसे इसी को ही कंपेयर करो लिजर्ड वाले केस में, अगर लिजर्ड की टेल कट हुई तो क्या होगा, वो टेल तो गई, लिजर्ड की टेल दोबारा आ जाएगी, लेकिन क्या वो टेल पे बॉडी दोबारा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि नीचे का इतना सा पार्ट पे वो भी ऊपर का पार्ट डेवलप कर लेगा। सो यहाँ पे इस तरह का रीजनरेशन हो रहा है। सिर्फ इस केस में हम इसको एक रिप्रोडक्शन का पार्ट देखें, और बाकी कोई भी एनिमल ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, हाँ भैया मेरे 50 टुकड़े कर दो, 50 मेरे जैसे और बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सो regeneration is carried out by specialized cell which redivide to form a mass of cells from which different cells undergo change to become different cell type and tissue। so यहाँ पे इस केस में क्या होता है regeneration में, कि जो वो अपने आप specialized cells है जो अपने आप अंदर ही और cells बनाते हैं and then further tissues वगैरह बनाते हैं, और वो ऐसे अपने आप को regenerate कर लेते हैं। however regeneration is not same as reproduction since most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। so ये हमारा हम ऐसे regeneration, लेकिन आप डिफरेंस समझ गए ना इस एग्जांपल में। और जो मैंने लिजर्ड वाला एग्जांपल दिया, लिजर्ड वाले एग्जांपल में क्या था, टेल कट ऑफ हो रही है, ठीक है, टेल उसका ऑर्गन वापस आ रहा है, लेकिन टेल में से पूरी बॉडी निकल के नहीं आ रही। लेकिन इस केस में हमने इसके केस में क्या देखा कि भैया इसका बॉडी का कोई भी पार्ट है पूरी बॉडी अपने आप बना लेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा रीजनरेशन में, और हमने जो फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बडिंग। अब बडिंग भी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, हाइड्रा का एग्जांपल है कि एक बड निकलता है, धीरे धीरे वहां से वो इंडिविजुअल बन जाता है। सो सीन इन हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स अ बड एट इट्स लोअर एंड, दिस ग्रोज इन साइज एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ टू लिव इंडिपेंडेंटली। सो यहाँ पे एक छोटा सा बड आया, ठीक है, वो बर्ड ग्रो करने लगा एंड करते करते जब वो स्टेज पे आ गया कि वो पूरा इंडिविजुअली सर्वाइव कर पाए, सो वो अपने आप को यहाँ से कट ऑफ कर देता है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग ही तो आपने घर में बहुत नॉर्मली देखा होगा, या जो कभी आपने देखा होगा गार्डनर्स वगैरह होते हैं जो घर, जब गली वगैरह में भी आपकी घर के आसपास घूमते हुए आपको दिखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, स्टेम कटिंग में क्या होता है कि कोई प्लांट है उसकी स्टेम लो,
काटो और उसको दूसरी मतलब सॉइल में कर दो या दूसरे प्लांटर में कर दो तो वहां ग्रो होने लग जाता है। जैसे मनी प्लांट में ये चीज बड़ी कॉमन है, मनी प्लांट की अगर आप कहीं से बेल भी लिया उसको लगा दो वो ग्रो करने लग जाएगी, तो दैट इज स्टेम कटिंग। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इन स्टेम कटिंग द स्टेम इज कट इनटू वेरियस पीसेस कंटेनिंग द इनर नोड्स एंड एक्सिलरी बड्स। द स्टेम्स आर देन प्लांटेड इनटू द सॉइल फॉर प्रोपगेशन। तो उनको यहाँ से उसने क्या किया, ये प्लांट था पेरेंट प्लांट, यहाँ से एक स्टेम कट करी, स्टेम को यहाँ लगा दिया उसने एंड एक न्यू प्लांट बन गया हमारा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या किया जाता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच द यंग स्टेम ऑफ अ प्लांट इज फर्स्ट बेंड एंड देन बरीड इनटू द सॉइल। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक इसको बेंड किया एंड अब देखो कट ऑफ कहीं नहीं किया, इस यहाँ से इसको लेके इसको बेंड करके यहाँ पे सॉइल के अंदर डिग कर दिया, यहाँ से भी इसकी रूट्स बनने लगी एंड अभी पूरा अपना एक फ्रेश प्लांट बन गया। ठीक है, सो दिस इज लेयरिंग। नेक्स्ट देखो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से समझना। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, इन ग्राफ्टिंग द स्टेम्स ऑफ टू different plants are cut and joined together to grow into a new plant। अब यहाँ पे बेसिकली एक हाइब्रिड प्लांट बना ले कि आपने दो अलग अलग तरह के प्लांट्स लिए, उनकी स्टेम कट करी और देखो इस तरह से कट करते हैं एंड देन इसको जोड़ के आपने कर दिया एंड इट विल ग्रो अ न्यू प्लांट। इसमें वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी एंड जहाँ पे इस तरह के प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं हो सकते तो इन मेथड से हम ऐसी जगहों पे भी प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो सो नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ एंड देन समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर होता है एंड इसके अंदर ये जो सैक दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स है। जब वो पूरा भर जाते हैं तो वो बर्स्ट कर जाता है सैक, और जब वो बर्स्ट करता है तो ये सारे स्पोर्स फैल जाते हैं और जहाँ इनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जैसे कि मॉइस्ट, बेसिकली समझ लो फंगस से रिलेट करो इसको, फंगस है तो जहाँ पे उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जैसे मॉइस्ट वगैरह एनवायरनमेंट मिलेगा तो वहां पे फंगस उगनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो इसी से होते हैं। सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। अब इसको पढ़ते हैं। सीन इन राइजोपस अ फंगस, राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपर the erythrypia appears sporangia inside which reproductive structures called spores are formed। जो मैंने आपको बताया ये होता है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया एंड इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे होते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल। सो इनके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल है। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम्स एंड हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। व्हेन द स्पोर फॉल ऑन अ सुटेबल मीडियम ईच one forms a न्यू इंडिविजुअल। नाउ इमेजिन इतने सारे स्पोर्स है, जिस स्पोर को एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिला वहां पे गया और उसने वो एक पूरा फंगस वहां पे, देखते हो ना फंगस कितनी जल्दी आती है, खासकर आप लोगों ने देखो घर पे जो ब्रेड वगैरह होते हैं उस पे फंगस देखने को मिलती है। कभी लंच में अगर कोई सब्जी वब्जी रह जाए और वो एक हफ्ते तक खोलना रह जाए डब्बा तो उसमें फंगस आ जाती है। सो ये कॉमनली फंगस देखी होगी, वो इसी स्पोर फॉर्मेशन से होती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारी जितने मोड मतलब उसके अंदर जितने टाइप्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो पहला क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा बेटर रिप्रोडक्शन है, ये पूछ लेंगे आपसे। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ऑलरेडी था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है। ठीक है, सो व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्ट आपका आंसर हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ new variants by the combination of DNA from two different individual, typically one of each sex। so भाई जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम पहले ही पढ़ के आए कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल। सो इस तरीके से हम पढ़ के आए। तो यहाँ पे न्यू वेरिएशन ज्यादा मिलती है क्योंकि इसमें डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, दो अलग अलग सेक्स मिलके एक नई चीज बना रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीज टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड देमसेल्व्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इंडिविजुअल मिलके एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करे। पहली बात तो इन दो का कॉम्बिनेशन हुआ एंड जो बन रहा है वो एक न्यू वेरिएंट होगा, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं होता, जेनेटिकली सेम होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता। नाउ
These variation allow the individual to adapt to constantly changing and challenging environment। यहाँ पे वही लाइन आगे फिर जैसे हम बोल रहे थे कि भैया वेरिएशन, जो वेरिएशंस की हमने बात करी थी ना, वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरिएशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसका मेन रीजन भैया भाई सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल में एक इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस करे तो वो अपने जैसे आइडेंटिकल बना रहे हैं, लेकिन जब हम सेक्सुअल की बात करते हैं उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो गए तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, नाउ ऑल्सो लेड टू इवोल्यूशन ऑफ बेटर सूटेड ऑर्गेनिज्म विच एंश्योर्स ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, जिससे सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, वो तो वेरिएशन का ही पार्ट हो गया। ठीक है ना, ऑन दी कॉन्ट्ररी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरी लिटिल और नो वेरिएशन। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें या तो देयर इज नो वेरिएशन या बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स और देमसेल्फ। सो भैया एसेक्सुअल में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो या तो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं या उनमें बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो आपने प्लांट्स पे देखा होगा, फ्लावर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, बट क्या आपको पता है कि ये फ्लावर ही होता है जो एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज लोकेटेड, अरे क्या हो गया ये, so the reproductive part of a plant is located in the flower। so जो ये reproduction का process करते हैं, जो reproductive parts है वो कहाँ है, flower के अंदर है। ठीक है, so देखो थोड़ा सा मैं इसे बता देती हूँ, फिर एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ये फ्लावर है एंड इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ पे ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना बच्चे आपको, ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड स्टेमन एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड पिस्टल एंड ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या सभी फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है? ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये दोनों होते हैं, जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, एंड कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ फीमेल वाला पार्ट हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या जिसमें सिर्फ मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसको हम यूनिसेक्स फ्लावर बोलते हैं। अब इसी चीज को पढ़ लेते हैं। सो डू यू थिंक फ्लावर्स ऑफ ऑल प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स? अभी हमने डिस्कस किया। सो अ फ्लावर इज सेड टू बी यूनिसेक्सुअल इफ इट कंटेन्स ईदर स्टीमेन और पिस्टल। अगर उसके पास सिर्फ स्टीमेन या पिस्टल मतलब कोई भी एक चीज है उसको हम यूनिसेक्स फ्लावर कहेंगे। वेयरएज इफ बोथ स्टीमेन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। तो ऐसे ही फ्लावर जैसे ये हिबिस्कस का फ्लावर है, सो इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, नाउ पपाया एंड एग्जांपल्स देख लो। पपाया एंड वाटरमेलन आर यूनिसेक्स, मतलब या उसमें सिर्फ मेल या फीमेल का एक चीज होगी। वेयर एज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आर बाइसेक्सुअल। हिबिस्कस और मस्टर्ड वाले को देखेंगे तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो हमने देख लिया किसी भी फ्लावर का ये सेंटर पार्ट होता है एंड इसमें अब इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग सी ट्यूब दिख रही है दिस इज कॉल्ड स्टाइल, एंड ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शन है? सो इट इज मेड अप ऑफ 3 सेक्शन। ओवरी क्या होता है? इट इज द स्वॉलन बॉटम, ये जो मैंने अभी मार्क करके दिखाया आपको। इट इज मेड अप ऑफ ओव्यूल्स ईच ऑफ विच हैज एग सेल्स। सो हमने देखा था एग सेल्स बेसिकली गेमीट्स समझ लो। ठीक है भैया, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो उसमें गेमीट्स होते हैं। सो यहाँ पे जो फीमेल वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे एग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाउ स्टाइल ये जो है इट इज द मिडल पार्ट, मिडल एंड इलोंगेटेड पार्ट। यहाँ से बेसिकली जब अभी पॉलन ग्रेन्स आएंगी तो इधर से वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, वो अभी आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंड लास्ट स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल पार्ट एंड मे बी स्टिकी टू 8 पॉलन इम्प्लीकेशन। सो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है क्योंकि उसको पॉलन ग्रेन्स को अपनी तरफ मतलब स्टिक कराना होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। यही चीज अब मेल वाले में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस
pollen grains that are yellowish color. So इसका काम क्या होता है, pollen grains को प्रोड्यूस करना है. वही पॉलन ग्रेन्स जाके वो हमारे स्टिग्मा पे लगेंगी एंड फर्दर जाके एग मतलब वहां पे जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सो प्रोसेस क्या रहता है, द मेल जर्म सेल गेमीट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गेमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. This fusion of the germ cells or fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant. एक बार देखो मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट, हाँ अभी आगे आएगा, चलो ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको इस इमेज से ज्यादा बेटर बता पाऊंगी. सो क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करी, ठीक है, अब उसमें पॉलन ग्रेन्स में बेसिकली उनके जर्म सेल्स होते हैं जो आगे जाके रिप्रोडक्शन का काम करेंगे. सो यहाँ पे जो हमारा ये फीमेल वाला पार्ट है एंड इसमें जो ये स्टिग्मा जो हमने कहा था स्टिकी पार्ट होता है, तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पे स्टिक करेंगी. सो ये जो पॉलन ग्रेन्स है जब यहाँ पे आके स्टिक करेंगी, अब वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बढ़ जाती है जो जाके यहाँ तक पहुंचेगा एंड इसके बीच में से जो मेल सेक्स सेल्स है वो यहाँ से जाएंगे, जो गेमीट्स है बेसिकली वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. नाउ द थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि भैया चलो ठीक है, उस वाले में तो समझ में आ रहा है जिसमें मेल फीमेल दोनों शायद ट्रैवल कर पाए, लेकिन ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैसे ट्रेवल करेंगी, स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगी. सो वो होता है दे ट्रेवल बाय विंड से, हवा से, कोई एनिमल खा के, जैसे फ्लावर्स इसलिए तो अट्रैक्टिव बनाए कि कोई भी एनिमल आके उस पर बैठेगा, विंड से, पानी से. सो इन सब चीजों से वो फ्लो चलता है. इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, सो अभी हम देख के आए हैं कि कुछ प्लांट्स हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है, तो अगर तो सेम फ्लावर में ही वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इट इज रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ऑन द अदर हैंड इफ द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, समझ में आ गया. अब एक बार यहाँ पे देखो, वो जो मैं समझा रही थी उसको कैसे लिखना है. आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पे लैंड कर गई हमारी, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच इज इन द ओवरी. अब पॉलन ग्रेन्स तो यहाँ की बैठ गई, अब उसको कहाँ पहुंचना है, उसको यहाँ ओवरी तक पहुंचना है. तो क्या होता है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी. सो पॉलन ग्रेन से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला एंड यहाँ से वो ट्रेवल करके ओवरी तक पहुंचती है. ठीक है, डन, क्लियर. आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. चलो आगे देखते हैं. नाउ अब आगे क्या होता है, वंस जब हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ से ये अंदर जहां तक पहुंच गए, अब दोनों सेल्स मीट हो गए, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. सो नाउ the zygote splits multiple times after fertilization to produce an embryo within the ovule. So अब क्या करता है, जो जाइगोट है वो अपने आप को, जाइगोट बेसिकली जो यहाँ पे इनका एक फॉर्मेशन हुआ, वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स फर्टिलाइजेशन के बाद उसको करता है, प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो को. द ओव्यूल डेवलप्स अ थिक कोटिंग एंड इवेंचुअली बिकम्स अ सीड, एंड देन वो अपने अराउंड एक थिक सी कोटिंग बना लेता है और फाइनली एक सीड बन जाता है. तो हमने देखा फ्लावर से हम सीड तक पहुंच गए हैं एंड द ओवरी मैच्योर स्विफ्टली एंड बिकम्स अ फ्रूट एंड देन वो इस धीरे धीरे वो सीड क्या करता है, फ्रूट बन जाता है. मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा मे श्रिवल और फॉल ऑफ. और ये सारी चीजें आसपास की जितनी पेटल आप देखोगे, जब भी कोई प्लांट में जो फ्लावर है वो मुरझा के गिर जाते हैं, देन वहां पे सीड आता है, देन वहां पे फ्रूट आता है. कोई भी हमारा फ्रूट वाला प्लांट होता है, पहले उस पर फ्लावर आता है, धीरे धीरे वो फ्लावर मुरझा के गिर जाते हैं. हमें पूरा छोटे छोटे प्रोसेस तो नहीं दिख रहा, लेकिन वहां पे अब सीड बन गया एंड सीड से वो फ्रूट बनने जा रहा है. ठीक है, क्लियर है. चलो अब एक ये आ जाता है, डिफाइन करो व्हाट इज जर्मिनेशन. सो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ सीड कंटेनिंग द फ्यूचर प्लांट, या एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, डेवलपिंग इनटू अ सीडलिंग अंडर द राइट कंडीशन. इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस पूरा हुआ, इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. नाउ वी ऑल नो ह्यूमन बींग्स भी कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच मीन्स ह्यूमन बींग्स
बीइंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, विच मीन्स एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, दोनों अपने फंक्शंस करेंगे एंड देन आगे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा. सो ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गेमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स. अब ये मेल गेमीट्स, जैसे गेमीट्स लिखे इसको जर्म सेल्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी गेमीट्स पढ़ते जर्म सेल एक ही बात है, ठीक है. एंड फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गेमीट्स कॉल्ड ओवा, ठीक है. नाउ व्हेन डू बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स और गेमीट्स. तो ये कब होता है? क्या जब हम पैदा होते हैं तब से ही हम ये गेमीट्स बना रहे हैं? ऐसा नहीं है. आफ्टर एन एज, जो प्यूबर्टी की एज होती है, अब ये प्यूबर्टी क्या होता है? जो हमारा टीनेज का टाइम होता है, तब से बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे जब एक बच्चा है तो 10 साल तक की उम्र में उसमें बहुत ज़्यादा उसके ग्रोथ के चेंजेस देखते हो, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, कम ज़्यादा होना, टीथ ग्रो करना, हेयर ग्रो करना, तो ये सारे ग्रोथ चेंजेस होते हैं. देन आफ्टर एज ऑफ 11 ये सारे जो ग्रोथ चेंजेस होते हैं ये धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं. ऐसा नहीं 11 साल के बाद भी भैया वो बच्चा अभी भी दांत निकालने ही जा रहा है, ऐसा नहीं है. सो जब ये सारे जो हमारे ग्रोथ चेंजेस होते हैं ये कम होते हैं, तब हमारी बॉडी में सेक्स चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं. सो नाउ ह्यूमन बीइंग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. एंड प्यूबर्टी को फर्दर डिस्कस करें तो प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मेच्योर. सो हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ अब इस टाइम पे कम होने लग जाती है एंड जो हमारी रिप्रोडक्टिव वाली वो है वो एक्टिवली ग्रो करती है, मेच्योर होने लगते हैं. सो इन गर्ल्स प्यूबर्टी बिगिंस एट द एज ऑफ 11, वो 11-12 जब हमारी टीनेज स्टार्ट होती है. एंड इन बॉयज इट बिगिंस एट द एज ऑफ 12 to 14. प्यूबर्टी कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है. नाउ यहीं पे मैं पहले थोड़ा सा आगे का पॉइंट है, बट एवरीथिंग एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट. सो आजकल इतना ज्यादा इस चीज को बना दिया गया है कि यार ये तो इतनी छोटी एज में बड़ी मेच्योर लगने लग गए, या ये इतनी एज का हो गया अभी तक इसकी दाढ़ी मूछे नहीं आ रही. सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. यहाँ पे एज लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि भैया आज लड़की 11 साल की हुई प्यूबर्टी स्टार्ट हो जानी चाहिए, या आज लड़का 12 साल 13 साल का हुआ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए. तो सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, और जो हम चीजें पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है हर किसी के साथ उसी एज ग्रुप पे, मतलब उसी सेम टाइम पे सब चीजें हो, ठीक है. सो एवरीवन इज डिफरेंट. कभी भी ये इतनी इस चीज की हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है. चलो अब बात करते हैं. सो ये हो गया प्यूबर्टी कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स. नाउ व्हाट आर द चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी. सो बॉयज में जो चेंजेस दिखते हैं और गर्ल्स में जो चेंजेस दिख रहे हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट. कैसे कैसे डिफरेंस है? जैसे अगर हम बॉयज में बात करें, सो टेस्टिस, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है. टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. सो यहाँ पे इनकी बॉडी में स्पर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. कंपेयर टू अगर हम गर्ल्स पे जाएं, सो ओवरीज मैच्योर हो जाती है एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवर, मतलब ये भी अपने गेमीट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे भी गेमीट्स बनने स्टार्ट हो गए. एंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस. तो जो गर्ल्स को जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. नेक्स्ट द शोल्डर ग्रेड. अगर आप शोल्डर देखोगे तो उनके जैसे ब्रॉड होने लग जाते हैं बॉयज में, एंड जो गर्ल्स में हिप एरिया होता है, मतलब जो पेल्विक एरिया होता है वो ग्रो करने लग जाता है. देन हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन, वो गर्ल्स बॉयज दोनों में सेम रहता है. द स्किन इन प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर, अगेन ये सेम रहता है. एंड देन बॉयज में बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैश एंड बियर्ड्स का जैसे देखने को मिल जाता है कि एज के बाद होता है ना, बॉय की मूछें आने लग जाती है, बियर्ड आने लग जाती है. एंड इन गर्ल्स ब्रेस्ट वगैरह इंक्रीज होने लग जाती है. एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डीप वॉइस. वॉइस देखो बच्चों की आवाज में और बड़ों की आवाज में हम डिफरेंस कर पाते हैं. सो आफ्टर एन एज बॉयज और गर्ल्स की आवाज में भी एक डिफरेंस आ जाता है. आप सुन के बता सकते हो एक लड़की की आवाज है, एक लड़की की आवाज है एंड एक बच्चे की आवाज. तो वो एक बच्चे की आवाज से जो डेवलपमेंट चेंज होता है, जैसे लड़कों की आवाज डीप होने लग जाती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी श्रिल हो जाती है, ठीक है. सो ये चेंजेस दिखते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो एक एक करके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चीजें पढ़ेंगे, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की वो चीजें पढ़ेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज टेस्टिस, या जिसको टेस्टिकल्स बोलते हैं. अब इसका काम क्या होता है हमने भी पढ़ा था, ये मेच्योर होके स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं. सो आफ्टर दैट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं. दिस इज द पार्ट एंड अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन इन द स्क्रोटल
सैक और स्क्रोटम। सो इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गेमीट्स और स्पर्म्स, या जिसको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो गेमीट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, ये क्या करने लगते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। नाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर 2-3 डिग्री बिलो, ये ध्यान रखना पॉइंट, बिलो द बॉडी टेम्परेचर द स्क्रोटम इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी। तो पूरी जो बॉडी कैविटी है उसके बाहर का ये पार्ट होता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, उन स्पर्म्स के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और वो टेम्परेचर जो भी बॉडी टेम्परेचर है उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस बिलो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो बॉडी के अंदर नहीं है ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वेस्ट डिफरेंस, या जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। सो देखो यहां से एक आप देखोगे, ये एक छोटी सी लाइन सी जा रही है, लाइन क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप सा समझ लो, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, मतलब स्पर्म हमारा ट्रेवल करता है यहां से। नाउ द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वेस्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेथ्रा thus forms a common passage for both the sperms and urine. So यूरिन पास करना हो या स्पर्म पास करो, उनका जो पैसेज है वो सेम रहता है, एंड थ्रू दिस स्पर्म डक्ट वो स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स। तो यहाँ पे अगेन इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन देते हैं। सो अलोंग द पाथ ऑफ वेस्ट डिफरेंस द ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसल्स add their secretion so that the sperm are now in a fluid which makes their transport easy, and this fluid also provides nourishment, या nurture करने के लिए जो sperms है उनको nourishment भी चाहिए होता है, उनको nutrients भी चाहिए होते हैं। तो ये जो fluid है जो कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करते हैं हमारे प्रोस्टेट के। अभी देखो आगे जितनी आप बड़ी क्लास में जाओगे और डिटेल में इन सबके नाम, और ये अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि भैया एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एंड एक सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, जिसका काम होता है वो एक फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं जो उन एक तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इजी कर देते हैं, एंड उस फ्लूइड की वजह से उसको नरिशमेंट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। द स्पर्म्स आर टाइनी bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये टेल पार्ट हो गया, ये हेड पार्ट हो गया, यहीं पे ये पूरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें हमारा यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, इधर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको स्पीड देता है, एंड ये टेल है जो स्विम करने में हेल्प करते हैं, और इसी स्पर्म को जाना होता है ट्रेवल करके फीमेल वाले गेमीट के पास फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल वाला देख लिया हमने, अब बात करते हैं फीमेल की। सो सबसे पहले आता है पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे वहां पे जो टेस्टिकल्स होते हैं उसका काम होता है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, ऐसे ही फीमेल वाले में ओवरीज का काम होता है गेमीट्स बनाना, ओवम बनाना। So the female germ cell or eggs are made in the ovaries. They are also responsible for the production of some hormones, और इससे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. So जब एक बच्चा when a female child is born, so already उसकी ovary में there are thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. So यहाँ पे जब वो प्यूबर्टी की एज हिट करती है तब जाके ये जो सेल्स हैं, ये जो हमारे ये हैं, मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड एवरी मंथ वन एग इज प्रोड्यूस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, अभी हमने देखा दिस पार्ट, ये जो क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है ये हमारा ओवरी हो गया। अब यहाँ से लेके ये जो कनेक्शन बन रहा है ये इन ट्यूब से बन रहा है। ये जो ट्यूब्स है बच्चे इनको हम बोलते हैं fallopian tube. Now the egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. So यहाँ पे जो हमारा egg
बना है, इसको ट्रेवल करके यहाँ तक लाने का काम, ये एक पैसेज बना हुआ है, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस इज द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। सो यहाँ पे देखो ये दोनों कहाँ यूनाइट कर रही है, इस पार्ट पे, तो दिस पार्ट इज आर यूट्रस। ये बेसिकली वूम होता है, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न तो कहाँ रहता है, वो इस यूट्रस में ही रहता है, ठीक है। सो नोन एज यूट्रस, द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। सो यहाँ से सर्विक्स से पास होते हुए वजाइना ओपनिंग में वो निकलता, तभी व्हेन द बेबी इज बोर्न तो वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। एंड थ्रू दिस वजाइना ओनली जो स्पर्म सेल्स है वो यहाँ पे जाके एग का फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपको पार्ट सारे समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सीमेन, सीमेन क्या होता है, a thick white fluid that contains sperm and is released during ejaculation. So जब यहाँ पे हमारा इंटरकोर्स का प्रोसेस होता है तब ये जो सीमेन है ये ट्रेवल करता है फीमेल बॉडी में एंड इट इज डिपॉजिटेड इनटू फीमेल्स वेजाइना, स्पर्म स्विम थ्रू द यूट्रस एंड रीच द ओविडक्ट। अब यहाँ पे काम किसका है, स्पर्म का काम है, क्योंकि वो है मेल गेमिट, उसको स्विम करके जाना पड़ता है, कहाँ पहुंचता है वो, इस ओविडक्ट के पास। ये जो हम देखे थे फिलिपियन ट्यूब है हमारी, सो यहाँ से वो एंटर किया, अब उसको भाग के पहुंचना होता है यहाँ पे, बिकॉज ओवरीज में एग है, सो वो यहाँ ट्रेवल कर होता है और यहाँ जाके कहीं फ्यूजन करके वो दोनों ट्रेवल करके इधर आते हैं, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो तो। सो अ सिंगल स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम एंड फॉर्म्स द जाइगोट, दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो अगर यहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं एंड जाइगोट बन जाता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है एंड देन दे ट्रेवल टू द यूट्रस, ठीक है। चलो अब आगे देखो इम्प्लांटेशन। अब एक बार हमें पता चल गया भाई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, जाइगोट बन गया, अब आगे का प्रोसेस क्या रहता है, एज सून एज द जाइगोट इज फॉर्म इट स्टार्ट डेवलपिंग, सो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बाय द टाइम इट रीचेज द यूट्रस इट इज अ मास ऑफ सेल नोन एज एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो आप समझ सकते हो कि एक बिल्कुल बेबी का जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा हमारा एम्ब्रियो। इट रिमेन्स अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट, और जब तक ये पूरा एम्ब्रियो पूरा एक बेबी में डेवलप नहीं होता वो यूट्रस में ही रहता है, उसी के साथ स्टिक करके रहता है। नाउ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, तो इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इन ह्यूमन द जेस्टेशन पीरियड इज 9 मंथ, दैट इज अबाउट 280 डेज। तो ये तो सबको पता है प्रेगनेंसी का पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है, तो ये पूरे 9 मंथ्स लगते हैं उस एम्ब्रियो को एक चाइल्ड में डेवलप या एक बेबी में डेवलप होने में, ठीक है। नाउ द एम्ब्रियो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ फीटस। सो जब वो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नाउ वी कॉल इट फीटस, बिकॉज उसके अब आपको फीचर्स दिखने छोटे छोटे से, बहुत छोटे से, आईज, नोज, मतलब एक स्ट्रक्चर सा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो वी कॉल इट फीटस। नाउ द प्लेजेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लेजेंटा है इसका रोल बहुत जरूरी है। द प्लेजेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द फीटस। तो अब यहाँ पे भाई मम्मा जो मदर है उसी की ही बॉडी में से बच्चे तक खाना पहुंचेगा, तो ये प्लेजेंटा हेल्प करता है कि सारी न्यूट्रिएंट्स या सारी चीज़ें, इवन द ऑक्सीजन, जो भी खाने की चीज़ मतलब जो ट्रेवल करेगी बच्चे तक पहुंचेगी वो इस प्लेजेंटा के थ्रू पहुंचती है। ओके, डन, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। नाउ व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। सो हमने तो ये सुना भाई कि अभी जब हम बात कर रहे थे कि हर महीने जो गर्ल है वो एक एग प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल बॉडी में वो एग प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा या अभी वो मान लो अभी भैया ऐसा कोई प्लान नहीं है बेबी, ऐसा तो नहीं है भैया हर महीने अगर एग प्रोड्यूस हो रहा है तो हर महीने एक बेबी प्लान करेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो क्या होगा। सो द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। सो यूट्रस तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेता है कि भैया फिर से वो एग प्रोड्यूस हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, अब मेरे पास वो आएगा, मुझे उसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो वो तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। नाउ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। तो वो अपने आप को हर महीने ये काम करता है कि अपने आप को थिक और स्पॉन्जी बना लेता है ताकि वो उसको जो एम्ब्रियो आएगा उसके पास उसको क्या कर सके, रख सके संभाल के। नाउ व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्ग। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं है तो वो जो लाइनिंग उसने बनाई है वो तो जरूरत ही नहीं है उसकी। सो द लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। सो एवरी मंथ दिस प्रोसेस विल हैपन कि भैया फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ
जिसकी वजह से जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चल पाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स हो पाती है। सो एवरी मंथ इट विल हैपन कि हाँ भैया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, अब क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन एंड थ्रू जो ब्लड और म्यूकस है वो बॉडी से बाहर वजाइना के थ्रू निकल जाएगा। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये जितना एक्साइटिंग चीज लगती है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या इंटरकोर्स वगैरह, इसके साथ इट कम्स विद इट्स ओन हार्म, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खासकर जब ये एडोलसेंस वाली एज होती है तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो लगती है कि नहीं ये मतलब बड़ा ही क्रेजी सा लगता है कि ये बड़ा ही मेस्मराइजिंग सी चीज़ लगती है, बट इट कम्स विद इट्स हैजार्ड, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो वी हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कुछ डिजीजेज है जिसको हम एसटीडीज बोलते हैं इन शॉर्ट। सो कुछ डिजीजेज है जो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं जैसे गोनोरिया एंड सिम्पल्स, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वो है नहीं हमारे कोर्स में। कुछ वायरल डिजीज होती है जैसे वाट्स एंड HIV AIDS. Now using a covering called a condom prevents these infection to some extent. So while having intercourse, if the people are not planning to have a baby, pregnancy plan नहीं कर रहे, so we use a covering which is called a condom and it prevents us from these infections also. ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करने वाले कॉन्ट्रासेप्शन। अभी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, नाउ इन द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। सो यहाँ पे जो गेमीट्स बन रहे हैं, फीमेल गेमीट्स बन रहे हैं, उसके वो फर्टिलाइज ना हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स लेना। मतलब इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू हैव अ बेबी, प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो रही, सो वहाँ पे जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। सो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन काफ़ी अलग अलग मेथड्स है जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल बैरियर, जैसे अभी हमने वो पढ़ा कि कवरिंग यूज कर सकते हो विच इज कॉल्ड कॉन्डम। सो टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम, ये सब चीज़ें यूज होती है जिससे कि जो स्पर्म है वो ओवम तक नहीं पहुंचेगा एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, ये सारे तो फिजिकल बैरियर हो गए। देन है केमिकल मेथड। क्या केमिकल मेथड हो सकता है, यूज ऑफ ओरल पिल्स या दीज, अच्छा पिल्स वगैरह आपने एड्स वगैरह में देखा होगा, पिल्स वगैरह ले लेते हैं जिससे क्या होता है, पहली बात तो दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज। सो अब क्या करते हैं वो पिल्स, क्या हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस कर देंगे जिसकी वजह से जो हर महीने एग प्रोड्यूस हो रहा था वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा एग तो ऑब्वियसली आगे वो कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। दिस मे हैव साइड इफेक्ट्स बट इट हैज सीवियर साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड है IUCDs। इसमें क्या होता है, कॉपर टी और लूप इज प्लेस इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो इस तरह से ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ना, ये एक ऐसी लूप से इंसर्ट कर दी जाती है वजाइना में जिसकी हेल्प से अब जब स्पर्म जाएंगे तो वो यहीं रुक जाएंगे, आगे वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये किया जाता है। एंड लास्ट हमारे पास जो है दैट इज सर्जिकल मेथड। अब ये परमानेंट लेकिन ऑलमोस्ट परमानेंट मेथड होता है कि उसके बाद आप कभी भी आगे फ्यूचर में भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। सो इन मेल्स द वेस्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। जो हमने देखी थी ना वो स्पर्म डक्ट थी, उसी को ही ब्लॉक कर दे ताकि स्पर्म ट्रांसफर ही ना हो। एंड इन फीमेल्स द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर। और फीमेल्स में क्या करेंगे, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसी को ही ब्लॉक कर देंगे ताकि ओवरीज में जो एग बने वो वहां तक ट्रेवल ही ना कर पाए। सो दीज आर सम मेथड जिसको हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, बट एवरीथिंग कम्स विद देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। चलो लास्ट चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज फीमेल फोर्टिसाइड। अब फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, ये बहुत कॉमन है, अब तो आई कैन से कि बहुत कम हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। दैट इज कि जब एक बेबी बॉर्न होने वाला होता है एंड इफ यू फाइंड कि भैया वो एक लड़की है तो उसको वूम में ही मार दिया जाता है, बिकॉज ये जैसे एक मेंटालिटी थी, अब तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज जो हम देख सकते हैं, बट पहले ये था कि भैया लड़का ही चाहिए, भाई लड़का ही चाहिए, हमें लड़कियां नहीं चाहिए। सो उस वजह से the practice of killing a female child inside the womb is called female
foeticide. Now, for a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female foeticide and prenatal sex determination. इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे तो आप पता लगा सकते हो, इस बाहर आप देखते होगे आजकल तो कितना वायरल होता है, जेंडर रिवील करते हैं कि भैया होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है, पता चल सकता है, लेकिन इंडिया में ये प्रैक्टिस बैन है बिकॉज बहुत लोग इसका एडवर्स इफेक्ट मतलब बहुत लोग इसका गलत तरीका हो रहा है कि भैया अगर पता चल गया उनको फीमेल चाइल्ड है तो वो मार देंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे वो इलीगल है। सो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगल ऑफेंस इन आर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। सो वो बता रहे हैं भैया जितने इंपॉर्टेंट बॉयज है उतने ही गर्ल्स है और एक सेक्स रेशियो बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही हो, तेरे बॉयज कम हो जाए, एक सेक्स रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इस चैप्टर के लिए, सो फाइनली वी हैव कवर्ड दी चैप्टर एंड आई रियली होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हूँ। अभी रिमेनिंग है इसके इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे, इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे। बट अभी के लिए आई एम वेरी रिलीव कि फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड आई रियली होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम थी वो अब क्लियर हो गए होंगे एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।